नमस्कार, मैं जितेश चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। विपक्ष सेल्फ गोल करने पर आमदा है। वैसे तो उनके बीच का जो विरोधाभास है वो साफ बता रहा है कि 2024 की राह कम से कम उनके लिए सहज नहीं है, भले वो कितनी भी पींगे मार लें विपक्षी एकता की। क्योंकि आप उनके जब परस्पर जो उनका अंतर विरोध है वो देखने लायक है। हम लोग उस पर बात कर लेते हैं, फिर आते हैं कि ये क्यों कह रहा हूं कि विपक्ष जो है सेल्फ गोल कर रहा है। वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन पहले जो उनके अंतर विरोध है वो जो हालिया, वैसे तो बहुत लंबे चौड़े हैं, उनकी लंबी फहरिस्त है और उससे आप सभी परिचित हैं, हम उसको दोहराएंगे नहीं। अभी जो उभर कर आए हम लोग उसकी बात करते हैं और फिर आते हैं कि वो कौन सी बात है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया। देखिए, उद्धव ठाकरे इफ्तार में जाते हैं लेकिन टोपी नहीं लगाते हैं, ये बड़ी बात है। दूसरी चीज, हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लाद दिया जाता। और दूसरी तरफ शरद पवार एफिडेविट डालते हैं जो भीमा कोरेगांव मामले की जांच हो रही है उसमें, और कहते हैं कि देखिए जो राष्ट्रद्रोह है ना, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब आप देखिए कि ये किस तरीके का विरोधाभास है। और बात अभी यही खत्म नहीं होती इस विरोधाभास की। छगन भुजबल पहले शिवसेना में थे, आजकल एनसीपी के नेता हैं। और आज कोई नया उन्होंने नहीं छोड़ा, बहुत पहले छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़ दिया था, तभी उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि हमने शिवसेना ओबीसी तबके की भलाई के लिए छोड़ा, उनके संघर्ष के लिए छोड़ा। और अभी वो यहीं रुके नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें शरद पवार ने हमारी बड़ी मदद की। एनसीपी के नेता हैं वो। अब वो जो कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि शिवसेना जो है वो ओबीसी विरोधी है, इसीलिए उन्होंने शिवसेना छोड़ा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने ओबीसी हितों के लिए शिवसेना छोड़ा। और उनकी मदद किसने की? शरद पवार ने की। तो ओबीसी ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो तबका है, ये तबका इस तबके का अगर कोई पैरोकार है, रहनुमा है, तो वो एनसीपी है। अब आप देखिए किस तरह की सियासत चल रही है। अभी आप ये देखिए कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल गोवा और तमाम जो अपना फुटप्रिंट लोगों बढ़ा रहे थे, उसको लेकर किस तरह की रसाकसी इन लोगों के बीच थी। और यही नहीं, ये देखिए कि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो एक ही बड़ी पार्टी के ऊपर, आप ये समझिए, अपनी राजनीतिक जमीन खड़ी कर रही है, वो है कांग्रेस। यही वजह है कि इनमें जबरदस्त जो है संघर्ष देखने को मिला, खासकर गोवा को लेकर। और जिस तरह से नाराजगी उभर कर आई थी सामने, वो उससे आप लोग वाकिफ हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि बाकायदे ममता दीदी ने तो पत्र भी लिखा था भाजपा के खिलाफ एक यूनिटी बनाने के लिए, लेकिन फिर उसका जवाब किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं गया। हालांकि अभी दिल्ली में जो है मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही थी, तो उसमें जाकर ये मिले दिल्ली में ममता बनर्जी से। तो ये तमाम इस तरह के विरोधाभास हैं। फिर आप देखिए कि जैसे कांग्रेस की टीएमसी से नहीं बनती, टीएमसी की कांग्रेस से नहीं बनती, कांग्रेस की अरविंद केजरीवाल से नहीं बनती। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो एक अंतर विरोध है। लेकिन चलिए एक बार ये मान भी लिया जाए कि अंतर विरोध ये लोग पाटने की कोशिश करेंगे और पाट भी लेंगे, क्योंकि जो सारे राजनीतिक दल हैं वो असल में राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से भाजपा का जनाधार बढ़ता जा रहा है, वो जनाधार इनके लिए चिंता का विषय हो गया है। आप सोचिए कि 2014 के पहले इन लोगों का वर्चस्व हुआ करता था, कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था। आज कांग्रेस के पास बड़े स्टेट के नाम पे राजस्थान बचा है, और आप एक छत्तीसगढ़ भी ले लीजिए, बाकी कुछ कांग्रेस के पास बचा नहीं है। शरद पवार 2014 से पहले बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, और आज अपने सहयोगियों की जमानत हो जाए उसमें इनके दल के लोग लगे हुए हैं, और ये अपनी आबरू बचाए रह पाए इसमें लगे हुए हैं। तो असल में हुआ यह है कि 2014 के बाद ये जो नरेंद्र मोदी
जिसे आप युग कहिए, उस युग ने हिंदुस्तान की सियासत को बहुत बदला और उस बदलाव ने इन राजनीतिक दलों की सियासत को हड़बड़ा दिया है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2014 से पहले कोई कल्पना कर सकता था कि आप सपा और बसपा को हटा सकते हैं? आज स्थिति यह है कि सपा 32% वोट पाने के बाद भी वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि 2024 में उसको लोकसभा की कोई सीटें मिलेंगी। ये वो समाजवादी पार्टी है जो 2009 में जिसको संभवतः 23 लोकसभा सीटें मिली थी, माफ करिए 30 के आसपास जो है सीटें मिली थी, अगर ठीक ठीक हमको ध्यान है तो 2009 में। तो ये वो समाजवादी पार्टी है। और अब क्या स्थिति हो गई इनकी? और 2004 में तो इससे ज्यादा सीटें थी इनकी, या लमसम इसी के आसपास थी। और 2014 में क्या हो गया? जो 2014 में स्थिति उलट गई। 2019 में देखिए, 2019 में इन्होंने बड़ा भारी गठबंधन किया, सपा और हाथी मिले और बन गए साथी, और उसके बाद में भी 5 सीट समाजवादी पार्टी को आई। अब आप देखिए कि इन लोगों ने जो जाति के आधार पर पार्टियां खड़ी हुई, उन पार्टियों का जनाधार नरेंद्र मोदी युग में खिसकता गया। तो जो परिस्थितियां बदली, उन परिस्थितियों ने इन सियासी दलों की सियासत को हाशिए पर ढकेल दिया। अच्छा, अब चूंकि अब ये सब हाशिए पर चले गए हैं, तो ये दोबारा मेन स्ट्रीम में है। उसके लिए हो सकता है तमाम अंतर विरोध भुला दें और एकजुट हो जाए 2024 में। लेकिन सवाल यह है कि ये जो एकजुटता है वो जनता इनके साथ आएगी या नहीं आएगी, बड़ा सवाल ये है। ये हो सकता है आती, क्योंकि देखिए ऐसा है कि भाजपा भले आगे जा रही है लेकिन वो अपने साथ साथ कई समस्याएं भी लेकर चल रही है, जिसमें महंगाई है। उसके लिए कोई तर्क दिया जा सकता है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर मोमेंटम बना सकता है। लेकिन विपक्ष कहां फंसा हुआ है? विपक्ष फंसा हुआ है बुलडोजर में, विपक्ष फंसा हुआ है लाउड स्पीकर में, विपक्ष फंसा हुआ है हलाल में, विपक्ष फंसा हुआ है नकाब में, हिजाब में। ये जो मुद्दे हैं यहां विपक्ष फंसा हुआ है, जबकि बुलडोजर ने अपनी एक अलग छवि बनाई है और कम से कम उत्तर प्रदेश से जो उसकी छवि बनी है वो छवि न्याय और कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाली है। लेकिन उसको एक पर्टिकुलर समुदाय से जोड़कर तमाम सियासी दल देख रहे हैं, और ये जब आप उसे पर्टिकुलर समुदाय से जोड़कर देखते हैं तो एक संदेश ये स्पष्ट जाता है कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और भाजपा ने जिस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति को रीडिफाइन किया है, उस रीडिफिनिशन में यहां अपीजमेंट तो नहीं हो सकता है। आप राजनीति करिए, आप किसी का वोट लीजिए, लेकिन उस वोट के लिए तुष्टीकरण की अगर आप सियासत करेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप तुष्टीकरण में जाएंगे वैसे ही दूसरा तबका जो है वो भाजपा की तरफ चला जाएगा, और तब आप कहेंगे कि साहब ये तो पोलराइजेशन कर रहे हैं। असल में अगर आप इस पूरी सियासत को देखें तो पोलराइजेशन चाहे अनचाहे या जानबूझकर वो लोग कर रहे हैं, वो सियासी दल कर रहे हैं जो हाशिए पर है। वो बुलडोजर को क्यों नहीं बुलडोजर के तरीके से देखते हैं? खगौन में जो हुआ या जो उत्तर प्रदेश में हुआ, यहां बुलडोजर ने किसी का धर्म, किसी की जाति, किसी का संप्रदाय नहीं देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चल रहा था तो दरअसल यहां बुलडोजर तो उस अतिक्रमण पर चल रहा था जो जबरिया किया गया था, लेकिन लिबरल और सेकुलर गिरोह के सीने पर सांप लौट रहा था जब ये बुलडोजर चल रहा था। जहांगीरपुरी ने उन्हें एक बहाना दिया और उस बहाने के जरिए उन्होंने एक नरेटिव गढ़ने की कोशिश की, और जब आप इस तरह का नरेटिव गढ़ते हैं तब आप खुद ब खुद 80 बनाम 20 कर लेते हैं। ये बड़ी चीज है। ये जो सियासत है, इस सियासत को उन सेकुलर दलों को समझना होगा जो बुलडोजर में, हिजाब में, इन तमाम चीजों में फंस जाते हैं। और फिर जब आप इन चीजों में आते हैं तो वही कहा जाता है कि भाजपा की पिच पर आकर आप भाजपा को नहीं हरा सकते। हिंदुत्व भाजपा की पिच है, और जब आप हिंदुत्व पर कुछ हमला करेंगे, देखिए 2014 के पहले हिंदुत्व के लेके कोई सेंटीमेंट रहा होगा। 2014 के पहले वो हिंदुत्व की धारा को में चलते हैं, वो संघ को अपना सब कुछ मानते हैं,
वो संघ की धारा से सहमत हैं। ये तमाम चीजें कहने में लोग सकुचाते थे, लेकिन 2014 में ये जो नरेंद्र मोदी का युग आया, इस युग ने उस संकोच को दूर कर दिया। अब लोग खुलकर कहते हैं कि नहीं, हम संघी हैं, हम हिंदुत्व की धारा के हैं, क्या करिएगा। ये चीजें अब खुलकर आ गई हैं, लोग खुलकर इस बात को कहने लगे हैं और मानने लगे। इसमें बुरा क्या है? मतलब आप अपनी वैचारिकी को लेकर चले तो आप सेकुलर हैं, आप डेमोक्रेटिक हैं, और हम अपनी वैचारिकी को लेकर चले तो हम जो है हम संकीर्ण हो गए, हम जो है हम पिछड़े हो गए मानसिक रूप से, हम मतलब ये तमाम उपमाएं हमारे ऊपर आ गई। तो ये पहले हुआ करता था, लोग सकुचाते थे, लेकिन अब उस तरह की चीजें नहीं रही हैं। तो ये जब विपक्ष इन मुद्दों के जरिए जो सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने कल सुबह एक उदाहरण दिया था कि शरद पवार ने कहा कि दिल्ली में अशांति जो पैदा हुई उसके लिए पूरी तरह से अमित शाह जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। और अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं? उनके पास तो वहां की कानून व्यवस्था है नहीं। अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब की तो कानून व्यवस्था है। अब आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्या कर सकते हैं? अरे साहब, सब कुछ वही पंजाब में है। अच्छा, वो नहीं है तो कम से कम वो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा, उसी पार्टी की सरकार जो है वो पंजाब में है। और जो डेमोक्रेसी में जो पार्टी होती है, पार्टी का जो सर्वे सर्वा होता है, वो अगर उस पार्टी की सरकार है तो उससे ऊपर होता है। तो वो डिक्टेट करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। और पंजाब में बरसों बाद कर्फ्यू लगा, जो कि ये पंजाब की तासीर अब इस तरह की नहीं रह गई थी, वो भी खालिस्तानियों की वजह से। तो अब आप देखिए कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, अब आप खालिस्तानी सेंटीमेंट पे बोलने से कतराते हैं। ये जो है ये भारत विरोधी है, लेकिन आप उस पर बोलने से भागते हैं। तो आप जब इस तरह की चीजें करेंगे, आप इस तरह के अपीजमेंट में आएंगे, तो इस तरह का अपीजमेंट लोगों को दिखाई देता है और समझ में आता है कि आप चाहते क्या हैं, और फिर वो चले जाते हैं कि लगता है कुमार विश्वास ठीक ही कह रहे थे। तो ये जो विपक्ष ने एक नया राग छेड़ा है, इस राग में जब आप फंसिएगा तो जाहिर तौर पर आप सेल्फ गोल करिएगा, क्योंकि ये जो राग है, ये राग लोग समझते हैं कि अपीजमेंट का राग है। आप तमाम मसलों पर बोलते हैं, लेकिन पन्नू के वीडियो पर चुप रहते हैं, और ये बड़ी चुप्पी है। उस चुप्पी को किसी ने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसको बाहर कर दिया शिवसेना ने, यह भी गजब की बात। तो ये जो पहली चीज अपीजमेंट, और वो अपीजमेंट धर्म के नाम पर, या आप ये कहिए धार्मिक आधार पर, और दूसरा अपीजमेंट इस तरह के एलिमेंट्स का, ये दोनों चीजें आपको खुद ब खुद 2024 की रेस से बाहर कर रही हैं। और भाजपा जिसको आप सोच रहे हैं कि हम हटा दिया जाए, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर इसी तरह की सियासत विपक्ष करता रहा तो भाजपा तो 300 छोड़िए, वो 350 पौने 400 तक जा सकती है, जो आज की परिस्थिति है। और जिस तरह का आज विपक्ष है, और विपक्ष के पास जिस तरह के मुद्दे में आप बुलडोजर पर, आप हिजाब पर, आप हलाल पर, इस सब पर आप, और उसके बाद में खालिस्तान पर, इस सब पर जब आप डिबेट करिएगा और उस डिबेट के जरिए भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करिएगा, तो वो आवाम जो अब जाग चुकी है और वो समझ चुकी है कि ये लोग अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, वो तुरंत आपको खारिज करेगी, और फिर उसके पास एक ही विकल्प दिखेगा। तो असल में विपक्ष जानबूझकर या अनजाने में, मालूम नहीं, ये विपक्ष समझे, लेकिन वो जिस तरह की सियासत कर रहा है, उस सियासत में ऐसा इस तरीके की आप ये समझिए कि चीजें बन रही हैं, जिसमें ये लगता है कि विपक्ष के तौर पर ये लोग नेपथ्य में चले जाएंगे। और जब 2024 में जनता को चुनना होगा तो उसको मोदी के अलावा कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो सियासत है उसको यहाँ की आवाम खारिज करती है। वो किसी भी तरीके से अपीजमेंट के साथ नहीं जा सकती है, वो अपीजमेंट किसी भी तरीके का। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विपक्ष मसला उठा रहा है, ये मसला उसको बैकफायर करेगा, और भाजपा के लिहाज से ये बड़ा मुफीद होगा, क्योंकि उसी की पिच पर आकर ये लोग अब बैटिंग
करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी कोशिश में क्लीन बोल्ड होना जाहिर सी बात है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।